सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के माध्यम से राशियों के बारे में सभी कुछ समझने का प्रयास किया। अब आज के बाद में या आज से हम लोग इस फल दीपिका पुस्तक में यहाँ तक हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा। इसके बाद में जो यहाँ पर दिया जा रहा है, यह दिया जा रहा है कि कुंडली में किस 12 जो भाव होते हैं, किस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उसके बारे में दिया जा रहा है। उससे पहले हम सबों को यहाँ पुस्तक में जो ग्रह राशियों के गुण धर्म की जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब उदाहरण स्वरूप राशि को ले लें तो राशियों में चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव, यह 3 प्रकार की राशियां होती है। तो चर में 1, 4, 7, 10, स्थिर में 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12 यह होता है। तत्वों की बात की जाए तो 4 प्रकार के तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं जल। इसका क्रम बड़े आसान है। अग्नि तत्व में 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व का 2, 100, 10, वायु तत्व में 3, 7, 11, जल तत्व में 4, 8, 12। इसी प्रकार तत्वों में या स्वभाव में राशियों के भी तत्व हैं, ग्रहों के भी तत्व स्वभाव हैं। हम लोग आज इसी पर आधारित कि चर राशि या स्थिर या द्विस्वभाव या पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व के विशेष रूप से क्या गुण धर्म हो सकते हैं और उसके फलादेश में हम लोग किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस पर आज की कक्षा में विस्तृत चर्चा होने वाली है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो हम सबों ने पढ़ा है कि चर राशियां मतलब सक्रिय राशियां, चर में गतिशीलता काफी होती है। इस सभी विषय वस्तु को समझने के लिए हम सबों को कुंडली के माध्यम से भी समझने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी अपने अपने कुंडली किसी भी भाव पर इन विषय वस्तुओं को उपयोग करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चर राशियां जो होती है यह सक्रिय स्वभाव की होती है, व्यवहारिक होती है, लेकिन यह विचार कम करते हैं क्योंकि इसमें गतिशीलता इतनी अधिक है। बहुत कम विचार करते हैं, तुरंत कार्य पर अमल करने वाले होते हैं, सोचते कम है, सोचते बहुत ही कम है। दूसरों की भावनाओं को नहीं समझना चाहते कि सामने वाले की भावनाएं क्या है, वह समझना नहीं चाहते क्योंकि इसमें गतिशीलता ही इतना है। एक स्वभाव में आक्रामकता दिखती है जल्दीबाजी के कारण कि जल्दी यह काम कैसे संपन्न कर ले, चाहे कोई भी कार्य। अब यह कुंडली के जिस भाव में जो जिस प्रकार की राशियां बनी हुई हो, अब यहीं पे हम आप सबों को पुस्तक यहाँ से हटा करके एक कुंडली शेयर कर रहे हैं और फिर कुंडली पर ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक मिनट।
राशियों के गुण धर्म। अभी हम लोगों ने देखा, पढ़ा पुस्तक पर कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। चर राशियां 1, 4, 7 एवं 10। स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव की राशियां 3, 6, 9 एवं 12। पृथ्वी तत्व की अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, लेकिन इसके क्रम सही कर लेने पर हम सबों को और आसानी होगी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व की 1, 5, 9 नंबर की राशियां, पृथ्वी तत्व की 2, 6, 10, वायु तत्व की 3, 7, 11, जल तत्व का 4, 8, 12। अब यह देखा जाए कि आप सभी अपने अपने कुंडली पर देखें कि चर राशियां आपके किस किस भाव में हैं। इस उदाहरण कुंडली में चर राशियां 8वें भाव में है, 11वें भाव में है, दूसरे भाव में है एवं 5वें भाव में है। चर राशियों का मतलब होता है कि व्यक्ति व्यवहारिक होता है और सक्रिय यानी कि गतिशीलता रहता है, उस भाव से संबंधित कार्य करने में वह रुकता नहीं है। मतलब कि उसमें आलस्य, उस भाव से संबंधित कार्य करने में उसको आलस्य कम आता है, उस भाव से संबंधित कार्य करने में वह कम सोचता है, उस भाव से संबंधित कार्य करने में कार्य करता है। अगर उस भाव से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपना विचार देना, अपना भावना समझाना चाहता है तो वह समझता नहीं है और उस भाव से संबंधित कार्यों में वह बड़ा जल्दी सफलता पा लेना चाहता है। अगर, और दूसरी बात, अगर चर राशियां जिस भाव में है उस भाव से संबंधित अगर कोई कार्य है तो उसमें वह व्यक्ति चाहता है कि इस भाव से संबंधित कार्यों को करने में मेरी स्वतंत्रता हो। अब यदि दूसरे भाव में है चर राशि, दूसरा भाव क्या है, वाणी का है, दूसरा भाव बैंक बैलेंस का है, धन इकट्ठा करने का भी है। तो जिन जिन प्रश्नों पर इस प्रकार के गुण अगर अप्लाई होते हैं तो अब यह वाणी भाव में चर राशि है तो व्यक्ति सोचेगा कम, सोचेगा कम, बोलेगा ज्यादा, तुरंत बोल देगा। और यह व्यक्ति जैसे दूसरे भाव में अगर चर राशि है, अगर खास करके प्रभावहीन ना हो, अकारक ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति कमाए हुए धन का बैलेंस करना ज्यादा चाहेगा। अब स्वरोजगार यानी कि अपने से आगे बढ़ने वाला, और यह दूसरे व्यक्ति को यह बचत के मामले में दखलंदाजी भी नहीं करने देगा। अगर कोई इसे समझाए कि हाँ भाई थोड़ा ऐसे से ऐसे खर्च कर लो, तो नहीं, उसका जो मनोबल है। यही बात यहाँ भी। अब यहाँ का इस क्या लागू हो पाएगा, तो यदि कोई विषय वस्तु इसके पास में अनभिज्ञ आ गया तो ज्यादा सोचेगा विचारेगा नहीं, तुरंत उससे संबंधित पुस्तकों का खोज करेगा, तुरंत उससे क्लियर करेगा, वो पढ़ने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा जल्दी। और स्वरोजगार की प्राथमिकता देने वाला तो चर राशि है यहाँ पर, तो 10वां पंचम भाव तो रोजगार का नहीं है, यानी कि सेल्फ स्टडी की प्राथमिकता। यही 8वें भाव में यदि चर राशि है, व्यक्ति क्या करेगा, तो यदि समस्या भी आएगा तो स्वरोजगार की प्राथमिकता, यानी कि अपना चिंतन मनन ज्यादा करेगा और बड़ा जल्दी निष्कर्ष पर भी पहुंच रहेगा वो।
क्योंकि चर राशियां में गतिशीलता है, सक्रियता है। अब आते हैं स्थिर राशि। स्थिर राशियों के गुण क्या है? तो स्थिर राशि जिस जिस भाव में आपके कुंडली में बन रहे हैं, हम लोग पहले यह तीनों स्वभाव के बारे में जब जानेंगे तो अंत में आप लोगों से हम विचार लेंगे कि यह जो हम लोगों ने चर्चा किया, यह आप पर कितने प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। तो अभी हम लोग केवल राशियों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ग्रहों के भी स्वभाव होते हैं, ग्रहों के भी गुण धर्म होते हैं। उस भाव पर में स्थित ग्रह या भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों का भी कुछ प्रभाव होता है। सभी का मूल्यांकन, सभी का समायोजन करके हम सबको निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक एक तथ्यों को समझ करके फिर कई तथ्यों को एक जगह फलादेश में मिलाने होते हैं। स्थिर राशि अधिक विचार विमर्श करता है, ज्यादा सोचेगा समझेगा, आगे पीछे घूमता रहेगा, सोचता समझता रहेगा। अब इसी कुंडली में स्थिर राशि कौन है? तो 2 नंबर की राशि स्थिर है, 5 नंबर की राशि स्थिर है, 8 नंबर की राशि स्थिर है और 11 नंबर की राशि स्थिर है। अब इन भावों से संबंधित जब व्यक्ति काम करेगा तो अधिक विचार करेगा, सोचेगा अधिक, थोड़ा व्यवहारिक कायदा होगा, और परिस्थितियों से समझौता करने वाला होगा, परिस्थितियों से संभव समझौता भी करेगा, और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति होता है, परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति होता है। जो भी निश्चय करेगा उस पर अमल करने का प्रयास करता है, और यह पूर्वजों की धरोहर को, यह राशि जो है पूर्वजों के धरोहर को विशेष रूप से प्राथमिकता देता है। यानी कि पारंपरिक जो विचारधाराएं चली आ रही है उसको जल्दी नहीं छोड़ता। अब यही मान लें अगर नवम भाव में है, क्या करेंगे? पूजा पाठ के लिए बड़े मनन चिंतन से पूजा पाठ करेगा, एक भी गतिविधियां ऐसी नहीं करेगा जो पूजा पाठ से संबंधित नहीं हो, शुद्धता का बड़ा ख्याल रखेगा, उस पर टिका हुआ भी रहेगा। इसके अलावा पारिवारिक बात ये आ गई कि पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति पूजा पाठ के क्षेत्रों में जो इसके पौराणिक जो पूजा पाठ के जो धर्म रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको जल्दी नहीं छोड़ेगा ये। अगर यही स्थिर राशि अगर 10म भाव में है या 10वें से स्थिर राशि में है तो व्यक्ति क्या करेगा? अगर 10वें स्थिर राशि में हो जाए तो क्या करेगा? तो यह पारंपरिक चीजों को लेकर आगे बढ़ाएगा। जो पिताजी काम करते हैं उससे संबंधित कार्य भी यह भी करने का प्रयास करेगा। इसके पिताजी भी इंजीनियर है, यह भी लड़का इंजीनियर है, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब आते हैं द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि क्या कहता है? तो द्विस्वभाव का मतलब यह हुआ दोनों के बीच की स्थिति, न हाँ न ना, न गतिशीलता न स्थिरता। जिस प्रकार का प्रभाव उसी प्रकार का, इनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। ये अस्थिर मिजाज का होता है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब द्विस्वभाव की जो राशियां हैं यहाँ 10वें भाव में पड़ा हुआ है, लग्न में भी है, चौथे भाव में भी है और यहाँ पर भी है। तो यह द्विस्वभाव की राशियां जहां होती है यह ऊहापोह की स्थिति देता है। यह क्या देता है? ऊहापोह की स्थिति देता है, यानी कि अनिर्णय। यह बड़ा सोचने समझने के बाद में अपना निर्णय देता है। अब यह जिस भाव में यह राशि हो उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति बड़ा सोच समझकर अपना विचार देगा, प्रतिक्रिया देगा। और यदि इसको कोई व्यक्ति समझाए तो
अपने इस भाव से संबंधित कार्यों में अपने स्वभाव को परिवर्तन भी कर लेता है। इसमें साहस की बड़ी कमी होती है। सामान्यतः द्विस्वभाव राशि में जिसके लग्नेश बैठे होते हैं, लग्न में भी यदि द्विस्वभाव राशि वाली स्थिति बनती है तो साहस की कमी देखने को मिलता है। और द्विस्वभाव के राशि जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखता है तो वह ज्यादा प्रसन्न रहता है। आप देखते होंगे कि सभी व्यक्तियों का मन हर क्षेत्रों में पूरा नहीं लगता। किसी का किसी विषय वस्तु में, किसी का किसी विषय वस्तु में मन व्यस्त रहता है। तो द्विस्वभाव राशि जिस भाव में आपके बने होंगे होंगे उस भाव के कार्यों से संबंधित विषय वस्तुओं में आपका मन थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त रहता है या अच्छा भी लगता है। यदि दशम भाव में यह राशि हो या जिस भाव में राशि हो, उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता, वह दूसरों से सुझाव सलाह लेता है। यह तो है चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों के कुछ गुण धर्म। हालांकि किसी भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी एक गुण धर्म की विवेचना किया जाए, जीवन छोटा पड़ जाएगा, गुण धर्म छोटे नहीं पड़ेंगे। क्योंकि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने गुण धर्म है यही तीनों में ही तो सिमट गए हैं। अब ब्रह्मांड में कितनी ज्यादा विषय वस्तु है, उसको 3 भागों में बांटना, उस 3 भाग में एक भाग का विवेचना करना, जीवन समाप्त हो जाएगा, विवेचना नहीं समाप्त होगी। तो हम लोगों ने अभी तक जितना अध्ययन किया, जितने भी सदस्य कक्षा में उपस्थित हैं, अपने विचार दें कि यह नियम आप लोगों के कुंडली पर कितना प्रभावी हो रहा है, कितना प्रतिशत। क्योंकि यह तो 100% लागू होगा नहीं, क्योंकि जिस भाव में राशियों की बात की गई वहां पे ग्रह भी होंगे, उस भाव पर ग्रहों की दृष्टि भी होगी। कुछ तो अपने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टियों से कुछ ना कुछ तो प्रभाव बदलेगा ही, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। लेकिन फिर भी कितना प्रभावी हो रहा है। प्रणाम गुरुजी। मेरी कुंडली में तो गुरुजी 80% हो रहा है सारी चीजें जैसे आपने बताया है। चलिए, और कोई सदस्य? कम से कम इतने सदस्य लोग हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा एक सवाल था इसी के संबंधित हाँ जी। कि मतलब ये शंका तो बहुत दिनों से बनी हुई थी कि सूर्य जो आत्मा का कारक है, तो सूर्य परिवर्तनशील है, तो सूर्य अगर द्विस्वभाव राशि में चले जाते हैं, क्या हमारी आत्मा द्विस्वभाव हो जाएगी? अगर चर में चली जाएगी तो हमारा आत्मा बदलता रहेगा, या स्थिर में चला जाएगा तो हमारी आत्मा स्थिर हो जाएगी? इसको कैसे समझेंगे गुरुजी? ऐसे ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तो हम पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, यह आपके कुंडली पर कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है? जी गुरुजी, तो करीब 70 से 75% पूरी तरह से लागू हो रहा है। चलिए, 50% से अधिक हो गया, यही बहुत है। क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि केवल एक राशियों के ही एक गुण को आधार लेकर हम पूरा फलदेश नहीं कर सकते। राशियों के और भी ढेर सारे गुण हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी जो आपका प्रश्न है कि सूर्य आत्मा का कारक है, इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक कार्यशील और एक ईश्वरीय। जो आपने प्रश्न कर लिया वह ईश्वरीय गुणों के आधार पे कर लिया कि हमारी आत्मा क्या स्थिर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यह ईश्वरीय गुण है, इसमें बदलाव नहीं होता। क्या कृपया यदि हो सके तो प्रश्न को दोबारा दोहरा दें। गुरुजी, सवाल ये था कि सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं, तो वो स्थिर राशि में स्थिर वाले गुण प्रदर्शित करेंगे, द्विस्वभाव में द्विस्वभाव वाले, और चर में बदलते रहेंगे आत्मा। हाँ, यह बात तो है। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, अंतरात्मा
सूर्य अंतरात्मा के कारक हैं, और जो आत्मा के अंदर में, तो वह जो अंतरात्मा हो गया, यह एक कार्यशील हो गया। कभी कभी आप जो कोई काम करते हैं, आपका अंतरात्मा उस कार्यों पर बिल्कुल गवाह नहीं देता, किसी किसी कार्यों पर। उस प्रकार के अंतरात्मा के गुण धर्मों का इस राशियों के आधार पर तो हम लोग समझ सकते हैं, परंतु एक ईश्वरीय गुण जो आत्मा का है, जो हमारे शरीर के अंदर में है, जो परमात्मा का जो अंश है, उसमें तो बदलाव होता नहीं है कि हच्चर राशि में चला गया तो भाई जल्दी लौट के चले जाओ, इसी राशि में चले गए तो टिके हुए रह जाओ। वह तो होती नहीं है, उसका तो एक निश्चित गुणागणित है। जो जीवात्मा है वह भी तो आत्मा के ही भाव प्रतिरूप है ना। जी गुरु जी। अब उस आत्मा का हमारा जो अंतरात्मा है वह कैसा होगा? नहीं कहते हैं कि इसके जमीर इसके पास में नहीं है, व्यक्ति के पास में है। वह जमीर शब्द क्या है? आत्मा की कुंडली उसकी। नहीं, लोग कहता है बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग परिभाषा के अंदर में परिभाषित नहीं कर पाते, या क्षमता नहीं होती, लेकिन भावनाओं से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि फलाना व्यक्ति का अंतरात्मा, इसका जमीरे काम नहीं कर रहा है, जमीर गिर गया, जमीर गिर गया, जी गुरु। या इसका जमीर जो है बड़ा हेवी जमीर है, वो तो बात मानेगा, वो नहीं मानने वाला। चलो सोचते हैं, देखते हैं, उसे विचार करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, कहीं अंतरात्मा उसका मान जाए। तो यह सभी गुणधर्म जो कार्यशील अंतरात्मा होती है, यह इन राशियों के गुणधर्मों के आधार पर अवश्य ही बदलती है। अब जहां बात सूर्य की है, तो सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। अब इसी उदाहरण कुंडली को आधार मान लिया जाए कि इस व्यक्ति का अंतरात्मा कैसा होगा। क्या आपके प्रश्न से संबंधित विचार विमर्श चल रहे हैं? हम लोग भटक गए। गुरु जी बिल्कुल सही बात है। इस आदमी का अंतरात्मा कैसा होगा? सूर्य स्थिर राशि में है तो अच्छा होना चाहिए, मतलब मन। हाँ ठीक है, ठीक है, पहले आप बोल ले, फिर हम अपनी बात को रखेंगे। की आत्मा स्थिर वाली होगी, जल्दी जल्दी बदलाव उसके अंदर, उसके गुणों के अंदर नहीं होंगे। उसके अंदर आत्मा का तेज अच्छा होगा, ये हम बोल सकते हैं। सूर्य का तेज अगर अच्छा होगा उसके अंदर, क्योंकि सिंह राशि में, ईश्वर राशि में, तो अच्छा होगा। आप देख, अच्छा ही नहीं होगा, बहुत अच्छा जी होगा। बहुत अच्छा होगा जी गुरु जी, बहुत अच्छा होगा जी, बहुत अच्छा होगा। इतने अच्छे होंगे अंतरात्मा के यह, और आचरण भी इतना हेवी मजबूत होगा। आचरण भी इतना मजबूत होगा जिसकी कोई परिसीमा नहीं है। अब ऐसा क्यों से बता रहे हैं? एक तो सूर्यदेव स्वराशि के हैं, विषम राशि में है। विषम राशि में 3 अंशों के हैं। तो इस 30 डिग्री को हम लोग मानव जीवन में कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास की खैर दिशा ही बदल गई, लेकिन बहुत ही अच्छा आपने दिशा मोड़ दे दिया। किसी भी राशि की जो आयु है या लंबाई है, उसका जन्म से लेके मृत्यु काल तक तो 30 अंश के अंदर में ही है ना, 0 से लेके 30 अंश तक। जी गुरु जी। अब देखा जाए यहाँ पर, अब इसको मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, 30 अंश को मनुष्य के रूप में, तो आज के जमाने में मनुष्य की औसतन आयु कितनी है? 80-90 मान के चलिए गुरु जी, 80 मान के चलिए। अगर 80 आप ही के कथनानुसार अगर 80 मान लेते हैं, या 90 ही मान लेते हैं, राउंड फिगर में 90 मान लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी, 80 मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो 30 अंश से 90 में भाग देंगे तो कितना हुआ? 3 आया है। जी गुरु जी।
अब यहाँ पर एक अंश बराबर व्यक्ति के जीवन में 3 अंश, एक अंश मतलब कि 3 वर्ष, यहाँ 3 अंश है, 9 वर्ष। 9 वर्ष की चेतना, बाल्य अवस्था यानी कि मृत्यु विषम में शुरू के अंश बाल अवस्था के होते हैं। बाल अवस्था का मतलब यह है कि एकदम दिल का साफ, दुनिया के 6-5 नहीं, और खास करके 12वें भाव में है सूर्य, विषम राशि के 3 अंशों के हैं। 12वें भाव से जिन चीजों, अभी हमने कहा कि आचरण का बड़ा पक्का व्यक्ति होगा, 12वें भाव से जिन वस्तुओं का विचार किया जाता है, तो वहां पे जो ग्रहगण बैठे हुए हैं बाल अवस्था के हो गए, 10-12 वर्ष के जैसा उनका व्यवहार हो गया। सूर्य जो सात्विक ग्रह हैं, अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, और स्थिर राशि है, स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। स्थिर राशियों में भले, हाँ, सात्विक ग्रहों में सात्विकता ज्यादा पाया जाता है, ईश्वरीय गुण ज्यादा पाया जाता है, उच्च चेतना क्षमता होती है। यह सभी पड़ा हुआ है इनमें। केतु मोक्ष के कारक हैं, जो जीवन की वास्तविक सच्चाई की ओर लेकर जाते हैं। अब इसका अंतरात्मा कितना स्ट्रांग होगा, इस भाव से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं, लाखों बार यह सोचेगा। दूसरा, हमने सीधे कह दिया कि आचरण का बड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि 12वें भाव से 10वें में जो देव गुरु बृहस्पति हैं, यह भी तो अपना गुण निभाएंगे ही निभाएंगे, वहां का कर्म भूमि हो गया। मन में उत्तेजना का संचार तो होगा, क्योंकि 12वें से 11वें भाव में शुक्रदेव हैं, मंगल से दृष्ट हैं, परंतु कर्म भूमि तो गुरु है। मन में बातें आएगी, लेकिन मन जहां का तहां ही रह जाएगा, तो अंतरात्मा स्ट्रांग हुआ ना जी। जी गुरु जी। तो हम लोग जब सीखते हैं तो ओवरऑल बातों को लेकर सीखते हैं, और जब कोई प्रश्न आ जाता है, जिस भाव से में ग्रहगण होते हैं, उसी के आलोक में हम लोग सोचते हुए अपने सोच को विकसित करते हुए चले जाते हैं। कुंडली में 12 भाव हैं, 12 प्रकार के सोच हो सकते हैं हम सबों के, और एक भाव में अनगिनत प्रकार के प्रश्नों का विचार विमर्श किया जाता है। अलग अलग प्रश्नों पे अलग अलग प्रकार की बातें होती चली जाए। हाँ, लग्नेश, अब स्थिरता में लग्नेश भी सहयोग कर रहा है। लग्नेश स्वयं बुधदेव हैं। बुधदेव का में प्रमुख गुण है कि जिस ग्रह के साथ में होते हैं, उस ग्रह के गुण धर्मों को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। तो बुध भी सूर्य केतु के साथ में ही है। ये दोनों ही वासनाओं से अलग रहने वाले ग्रह हैं। तो अंतरात्मा को इस विषय वस्तु से परिदृढ़ रहने के लिए और बल भी मिल गया। चलिए हम लोग विषय वस्तु को आगे बढ़ाएं। जी गुरु जी। अब इसके बाद में तत्वों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के तत्व दिए गए हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व। आप सभी किसी भी एक भाव पर, जो अभी हम लोगों ने चर स्थिर द्वि स्वभाव की बातें की, इसको किसी एक भाव पर ले, और साथ में अब यहाँ पर तत्वों की जो बात हुई, उस पर भी उसी भाव पर लगाएं और दोनों को मिला करके समझने का प्रयास करें। अग्नि तत्व जो राशियां जहां होती है, अग्नि तत्व का गुण है काफी ऊर्जावान।
और दृढ़ संकल्पित भी होते हैं, क्योंकि अग्नि को जब तक रोका ना जाए तब तक वह जलता रहेगा, वह रुकेगा नहीं। एक संकल्प यह होता है उसका, अग्नि का, कि जितना सामने में है सबको जला दो, जितना सामने में है उतना जला दो। वह रुकता नहीं है। अगर यदि उसको आप रोकते नहीं हैं तब तक वह रुकता नहीं है। दूसरे के ऊपर अधिकार जताने की बात करता है। अग्नि तत्व की जो राशियां होती है वह दूसरों पर अधिकार जताने की बात करता है। अब यहीं पे देखा जाए, चौथे भाव में अग्नि तत्व की राशि है, तो यहां पर यह व्यक्ति चाहेगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं वह बात हमारे घर के सब लोग माने। अग्नि तत्व की राशियां जिस भाव में होती है, अग्नि ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता है सदैव। अग्नि का जो रिजल्ट निकलता है, जैसे कि अग्नि के संपर्क में जो हवा चला जाता है वह हल्का होकर के ऊपर जाता है। तो यहां से यह शिक्षा मिलती है कि वह ऊपर जाना चाहता है, उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो यह चौथे भाव में अग्नि तत्व की राशि होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने घर में अपने आप को ज्यादा समझदार समझ सकता है, या दूसरे की बातों को पर उतना ध्यान ना दे। साथ ही यह अग्नि तत्व की राशि 8वें भाव में भी है। ऐसा से यहाँ समझ सकता है व्यक्ति कि हम जितना दूर तक सोच लेंगे सामने वाला उतना नहीं सोचता है, यानी कि दूसरे पर हावी होना। 12वें भाव पर यही गुण लागू होता है। जिस भाव में अग्नि तत्व की राशियां होती है उस भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए वह अपना स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वह भाव कोई भी क्यों ना हो। यदि आपके 10वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है तो आप जो काम करते हैं उसमें आप दूसरों की दखलंदाजी ज्यादा पसंद नहीं करते। जिस भाव में अग्नि तत्व की राशियां होती है, अग्नि तत्व की राशियों में लीडिंग पावर होता है। क्या होता है? लीडिंग पावर। लीडिंग का मतलब होता है, हमारे यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं, अब आप लोग इसको जैसे समझें, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता। जिस भाव में है उस भाव से संबंधित कार्यों को करने में नेतृत्व, यानी कि अगड़िया बनने का, यानी कि आपके पीछे 10 आदमी काम कर सके, ऐसा गुण पाया जाता है। लीडिंग पावर या नेतृत्व करने की क्षमता। साथ ही अपने आप को इस दिशाओं से आगे भी बढ़ाता है, साथ में उस भाव से संबंधित कार्यों में यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो गुस्सा भी उसे आता है, और अपने गुणों पर थोड़ा सा उसे स्वाभिमान होता है, या अभिमान तो नहीं कह सकते, स्वाभिमान कहेंगे कि उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति के पास में स्वाभिमान होता है। यदि स्वाभिमान को कोई ये करता है, ठेस पहुंचाना चाहता है, तो वह बड़ा जल्दी गुस्सा में भी हो जाता है। आकलन करने की क्षमता काफी होती है, मतलब विषय वस्तुओं को, 10 प्रकार के विषय वस्तुओं को एक जगह करके उसको आकलन करने की क्षमता। अब यही जो है 12वें भाव में हो, चाहे चौथा भाव हो, चाहे 8वां भाव हो। अब 8वां भाव निष्कर्ष निकालने का है, तो यहाँ पर आकलन करने की क्षमता इनके पास में ठीक ठाक होगी। और जिस भाव में यह अग्नि तत्व की राशियां होती है उस भाव से संबंधित कार्यों में अगर 10 प्रकार के लोग व्यक्ति अगर काम एक जगह कर रहे हैं तो अपना शिकायत कि हाँ हमारा काम कमजोर है, खराब है, ऐसा सुनना पसंद नहीं करते। अग्नि तत्व की राशियां की प्रधानता वैसे भी
यह आदि यदि आजीविका वाली बात आ जाए तो पुलिस प्रशासन या उद्योग या अग्नि से संबंधित कोई कार्य जैसे ईंट भट्ठा हुआ या रसोईया हुआ इत्यादि का, तो यह अग्नि तत्व की यह गुणधर्म हुए। अब आते हैं अग्नि तत्व के बाद में पृथ्वी तत्व 2 6 10 2 6 10। यह जो राशियां हैं इसे व्यवहारिक राशियां कहते हैं। यह जिस भाव में होता है वहां का काम में व्यक्ति व्यवहारिक कायदे से करता है। जिसे नवम भाव में 2 नंबर की राशि है, लग्न में 6 नंबर की राशि है, पंचम भाव में 10 नंबर की राशि है। यह पूजा पाठ में उग्रता नहीं दिखलाएगा, जल्दीबाजी नहीं दिखलाएगा, इसको समझाइए समझ भी लेगा और व्यवहारिक कायदे से जो परंपरा का नियम है उसी हिसाब से चलेगा, पूजा पाठ करेगा कराएगा। यदि दसम भाव पंचम भाव में ही हो गया तो व्यवहारिक राशि हुई। पढ़ने के जो कायदे हैं, अगर बात पढ़ाई की ही हो, जो पढ़ने के कायदे हैं उसका अनुसरण करेगा। जो इसको कोई सिखला देगा, गुरुजन सिखला देंगे कि इस कायदे से पढ़ना चाहिए, तो उस पर अमल करने का प्रयास करेगा, व्यवहारिक हो गया। और उस भाव से संबंधित व्यवहारिक राशि जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती है, बड़ा परिश्रमी राशियां होती है, इसे परिश्रमी राशियां भी कही गई है। खास करके दसम भाव में अगर परिश्रमी राशि हो तो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। साथ ही पृथ्वी का मतलब क्या हुआ? धरातल, जमीन, जमीन से जुड़ा हुआ काम है। अब जमीन से जुड़ा हुआ काम मतलब क्या हो गया? केवल जमीन पे चलना, खेती करना नहीं। जमीन कहा जाता है रॉ मटेरियल को, या जो बिल्कुल। अब जैसे कि यहाँ पर काफी पदाधिकारी लोग भी क्लास में जुड़े हुए, अधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं और भी कई क्षेत्रों के लोग व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अगर डॉक्टर ही कोई है जुड़ा हुआ है तो उनके जमीन कौन से हुए हैं? कंपाउंडर, रोगी जमीन में हुआ। अगर कोई पदाधिकारी जुड़े हुए हैं तो पदाधिकारी के जमीन कौन से हो गए? उनसे निचले जो सबसे निम्न वर्ग के जो स्टाफ हैं और जो वह काम करते हैं, जो निम्न वर्ग के जो स्टाफ हैं, जो छोटे वर्ग के स्टाफ हैं, वो जो काम करते हैं वह उनका जमीन हुआ। हम लोग जो यहाँ पर अभी जो पठन पाठन का काम चल रहा है, इसका जमीन क्या हो सकता है? तो ज्यादातर बेसिक बातों की प्राथमिकता दे देना और ऐसे ढंग से बातें करना जो इसकी इसके तरफ झुकाव लोगों का बढ़े, वह काम करना, यह जमीन का काम हो। अगर ठेकेदार है, वह जमीन का कौन सा काम हुआ उसका? तो लेबर वर्ग, जमीन तो वही हुआ ना, वहीं से तो उसकी शुरुआत हुई है। मतलब उस काम का जो बिगिनिंग पॉइंट है, हम जो काम करते हैं, काम का जो बिगिनिंग पॉइंट है, उसी को तो जड़ कहेंगे ना। जमीन से जुड़ा हुआ काम कहेंगे उस क्षेत्र के लिए, या कुछ दूसरा। जी गुरुजी, सही बात है। हाँ, तो अब जिस भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां होंगी, जमीन से जुड़ा हुआ काम, बिना मतलब का मैसेज, एक आदमी लिख रहा है कि आज कक्षा नहीं होगी क्या? मतलब ये कक्षा चल रहा है, लिंक भी दिए, समूह में भी हमने दिखे। चलिए कोई बात, किसी का माइक खुला हुआ है, अच्छा चलिए बंद हो गई। तो जमीन से जुड़ा हुआ काम करने वाला मतलब कि व्यक्ति अगर पृथ्वी तत्व की राशियां यदि दसम भाव में हो या 10वें पृथ्वी तत्व की राशियों में हो, तो व्यक्ति भले ही ऊंचे ओहदे पे चला जाए
लेकिन वह छोटे छोटे कामों को बड़े इत्मीनान से करेगा, और करते हुए उसे झिझक नहीं होगी, करते हुए उसे झिझक नहीं होगी। और कठोर परिश्रम भी करेगा, और अपने आप में बड़ा जल्दी उस भाव से संबंधित कार्यों में मन भी लग जाएगा, यानी कि ध्यान भी केंद्रित हो जाएगा। जैसे कि दसम भाव में यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि है, जब यह व्यक्ति पूजा करने बैठेगा तो बड़ा जल्दी ही अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत थोड़ा केंद्रित हो जाएगा पूजा करने में, भाव विभोर बड़ा जल्दी हो जाएगा। सीखने के लिए जब यह चाहेगा, दसम भाव में यह राशि है, सीखने के लिए जब कुछ बैठेगा पढ़ने लिखने, तो बड़ा जल्दी केंद्रित हो जाएगा, और पढ़ने लिखते समय इसके ज्यादा मन में वैसी विचारें जल्दी नहीं आएगी जो मन को भ्रमित करे। और अपने अंतरात्मा की बातों को यदि लग्न लगने, या सूर्यदेव अंतरात्मा के प्रतीक है, यदि सूर्यदेव लग्न या लग्न अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में होते हैं, वह व्यक्ति अपने भावनाओं को दूसरों के सामने सही ढंग से प्रकट न कर पाता है। जिस भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां होती है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी के जैसा तो ईमानदार कोई है ही नहीं, पृथ्वी के जैसा ईमानदार कोई है ही नहीं। इसकी शिक्षा ज्ञान हम सबों को कहां से मिलता है? तो खेती बाड़ी करने वाले किसान मजदूरों से मिल जाती है कि पृथ्वी के जैसा ईमानदार कोई नहीं है। किसानों को देखते हैं कि वह बीज अगर जमीन में डाल देता है, ढक देता है, चला आता है, तो पृथ्वी इतनी ईमानदार है कि अगर बीज अच्छा है तो पौधा निकल ही जाता है। जो ग्रामीण इलाके के व्यक्ति होंगे यह समझ पाए रहे होंगे हमारी बातों को, कि यदि गेहूं, अभी जैसे गेहूं का अब फसल पकने वाला है, अभी मसूरी का फसल पक गया है, मसूरी उखड़ रहा है, सरसों उखड़ रहा है हमारे क्षेत्रों में, कुछ सरसों के पौधे खेत में छूट जाते हैं, या उखाड़ते वक्त उसके फल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अगले वर्ष पुनः अपना समय पाने पर पृथ्वी इतनी ईमानदार है कि बीज नीचे गिरा हुआ है तो समय से उसको बाहर कर देना, अपने आप में नहीं रखना। घास के भी पौधे हैं, अलग अलग मौसमों के पौधे हैं, तो क्या अपने स्वतः थोड़े जग जाते हैं? उनके बीज झड़ते हैं, वहीं पृथ्वी पे पड़े रहते हैं सालों भर। समय आता है पृथ्वी ईमानदारी पूर्वक दिखला देती है कि हम यहाँ पे है पौधा। तो इस बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नहीं, कि पृथ्वी जहां पर बातें आ जाए, पृथ्वी तत्व की बातें जहां पर आ जाए, थोड़ी ईमानदारी तो झलक ही जाती है। हम वहां पे अगर वह राशि पापग्रह से प्रभावित हो, राहु इत्यादि से प्रभावित हो, तब तो बात कुछ अलग है। अगर वह भाव या राशि शुभाग्रह से, देवगुरु बृहस्पति से, या शुक्रदेव से, या शुभ चंद्रमा से, या शुभ बुध से, या सूर्य से अगर वह राशि प्रभावित हो, तो उस भाव से संबंधित कार्यों को करने में व्यक्ति को बड़े ईमानदारी से करता है। हल्का भी अगर उसके मन में अगर भावनाएं भी आती है तो बड़ा डरता है, कई बार सोचेगा वो कि हम बार्गेनिंग कैसे करें। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बार्गेनिंग करने की जहाँ केवल वहां तो मौका तलाशते हैं कि कहाँ से कैसे बार्गेनिंग कर ले, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, गरीब है, खाने के लिए दिक्कत है, फिर भी वह बार्गेनिंग करने की हिम्मत नहीं करती। यह है पृथ्वी तत्व राशियों की प्रमुख गुण। अब आते हैं वायु तत्व की राशियों पर। वायु तत्व की जो राशियां होती हैं, वायु, जल, रुकिए यहाँ पर, जल 4 8 12, हाँ, वायु तत्व की जो राशियां होती हैं, यह सार्वभौमिक राशियां भी इसे कहते हैं। वायु हर जगह होता है, हल्का सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं करता। अगर जगह खाली हो, हल्का सा प्रेशर कहीं से पड़े तो वह हवा में अपने आप गतिशीलता आ जाती है। हल्का भी प्रेशर नहीं बर्दाश्त करता। तो वायु तत्व, हाँ, 3 7 11, यह हल्का सा इसे इशारा मिल जाए, अगर वायु तत्व की राशियां जिस भाव में हो, और वायु तत्व की राशियां कौन कौन है,
3 7 11, 3 7 11। जितना ज्ञान है उससे आगे की सोचकर उस पर काम करने का प्रयास करना। वायु तत्व की राशियां तर्क क्षमता भी प्रदान करती है। जैसा कि अभी हमने कहा कि वायु हल्का भी दबाव बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए दूसरे की भावनाओं को बड़ा जल्दी दूसरे की भावनाओं को समझ लेता है और दूसरे की भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। यदि लग्न लग्नेश वायु तत्व की राशि में हो, ऐसे व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के भावनाओं से बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वायु तत्व की राशियों में काफी सूझबूझ पाई जाती है। यह आगे पीछे की बहुत बातों को सोचते हैं। यदि दशम भाव का स्वामी या लग्न लग्नेश यदि वायु तत्व की राशियों में होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में नफा नुकसान बड़ा सोचता है, लाभ हानि के बारे में बड़ा सोचेगा, फिर उस पर गणना करेगा। और यदि लाभ हानि तक वह निर्णय तक नहीं पहुंचता है व्यक्ति, तो घबराहट भी मन में होती है। तो यह तो हुए वायु तत्व के कुछ गुणधर्म। और अब आते हैं जल तत्व के गुणधर्मों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जल तत्व जो ग्रह है, जो राशि है, वह राशि 4 8 12 है। जल तत्व की राशि 4 8 एवं 12 राशियां हैं। जल तत्व, जल को शीतलता भी कहा गया है, भावुक भी कहा गया है। ये लोग वायु तत्व की राशियों से ज्यादा जल्दी भावुक हो जाते हैं। वायु तत्व में है कि दूसरे व्यक्तियों के भावनाओं को जल्दी सरलता से समझने का प्रयास करना और उससे प्रभावित हो जाना, वायु तत्व की राशियों का प्रधानता है। लेकिन जल तत्व का है कि यह तुरंत भावुक हो जाते हैं। जल तत्व वाले जल्दी भावुक हो जाते हैं, जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित कार्यों में। अब यही यदि 7वें भाव में 12 नंबर की राशि है, 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, तो यह वैवाहिक जीवन में इनके भावुकता देखने को अवश्य मिलेगी। संचार भाव में भी जल तत्व की राशि है। अगर किसी को यह बात एक्सप्लेन कोई करेंगे तो बातचीत एक्सप्लेन में भावुकता जरूर दिखेगी। हाजिर जवाबी होते हैं। और जिस भाव में यह जल तत्व की राशियां होती है, उस भाव से संबंधित कार्यों में अपने स्वजनों का विचार विमर्श जरूर लेते हैं। यह जल तत्व की राशियों को कामुक राशियां भी कही गई है। तो ऐसा करते हैं कि आज की कक्षा में जो राशियों के जो चर स्थिर द्विस्वभाव अग्नि पृथ्वी वायु एवं जल, ये जो 4 प्रकार के तत्व हुए या 3 प्रकार का जो स्वभाव हुआ, इस पर जो चर्चा हुई, यह आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। और अभी जो हम लोगों ने अग्नि पृथ्वी वायु एवं जल पर जो चर्चा किया, आप लोगों के कुंडली पर यह किस भाव में है यह तो मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन जो अभी चर्चा हुई आप लोगों के जीवन पर आप लोगों ने अपना आकलन किया होगा, यह कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। बहुत होता है गुरु जी, मैंने देखा है, हमारे पे भी, मेरे पे भी होता है, परिवार वालों पे भी, और मतलब जो हम देखते हैं तो बहुत बहुत तत्वों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। अग्नि पृथ्वी
मतलब व्यवहारिक जीवन, उसकी डे टू डे लाइफ का कैसा वो सोचता है, करता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यह आज की जो कक्षा में जितना हम लोगों ने चर्चा किया, यह कितने प्रतिशत के आसपास आप पर लागू हो पा रहा है? 70 से 80% तो लग ही रहा है। तो 100% तो नहीं लग सकते ना, केवल राशियों के ही गुणधर्म का हम लोगों ने चर्चा तो किया, अभी बिल्कुल, ग्रहों के हाँ, भी गुणधर्म है। ग्रह दृष्टि वगैरह सब आती है। हाँ, मेरा एक हाँ क्वेश्चन था गुरुजी। हम हाँ अ, एक हम D1 चार्ट में देखते हैं सेम, मतलब इसमें सारे तत्व देख लिए, उसी का D9 में कभी कभार तो सेम आ जाता है और कभी बिल्कुल ही विपरीत आ जाता है। कहते हैं कि D9 का मतलब कैसे इसको आंकलन करें कि मतलब वो अंदर से डिफरेंट है, ऊपर से कुछ और है, मतलब कैसे उसको समझे? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, आपका भी प्रश्न उत्तम है। इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। D1 जो है लग्न कुंडली जो है, यह बाहरी आवरण है। लग्न कुंडली बाहरी आवरण है जो दिखता है, जी। और यह जो है अंतरात्मा की कुंडली है। वास्तविक स्वभाव यहाँ से पता चलता है, और वैसा स्वभाव जो दुनिया के लिए वह परिलक्षित करता है, वह लग्न कुंडली दर्शाता है। क्योंकि ओवरऑल ही, एवरेज ही हम लोगों का जो आकलन कर पाते हैं, देख पाते हैं, यह हुआ। लेकिन वास्तविकता तो यह है, क्योंकि नवमांश कुंडली में स्थित राशियों के आधार पर ग्रह गुण के स्वभाव होते हैं। जी। अब यहाँ पर ये लग्न है, तो यह नवमांश लग्न यह हुआ। अब इसके कार्य क्षेत्र में, अब यह D10 है, दशमांश कुंडली है, यहाँ पर 6 नंबर की राशि है। दशमांश का लग्न यह हो गया। तो अब दशम भाव में जो राशि है वह, और यह राशि है वह, तो इससे ज्यादा यह जो राशि होगी कर्म भूमि के लिए, यानी कि 10वां भाव जो कर्म व्यवसाय नौकरी का होता है, तो यह दिखावे की राशि होगी कि इस प्रकार से वह दिखेगा। परंतु कार्य क्षेत्र में वास्तविक इसका गुण धर्म कैसा होगा, तो कन्या राशि के जैसा होगा। यह है वर कुंडलियों की माता। हर व्यक्ति का हर क्षेत्र में काम करने होते हैं, तो केवल एक नवमांश कुंडली से सभी क्षेत्रों का हमें नहीं कर सकते। हाँ, नौमा अगर कार्य क्षेत्रों की बात की जाए, तो दशमांश कुंडली के दशमेश को देखेंगे कि दशमेश नवमांश कुंडली में कहाँ है, तो यह बुध की राशि में। तो यह बुध के जैसे गुण होगा, मतलब कि यहीं पे है, अपनी ही राशि में, 6 नंबर की राशि में यहाँ पर भी है, और 6 नंबर का लग्न भी यहाँ पर हो गया, तो दोनों में तो समानता ही एक ही हो गया। अगर यही दशम भाव के स्वामी बुध देव किसी दूसरे राशि में होते, यहाँ पर होते, तो बुध देव का जो अपना निजी गुण धर्म है, वह सिंह राशि के जैसा हो जाता है, क्योंकि नवमांश से स्वभाव का पता चलता है। लेकिन यह तो बुधदेव का निजी गुण धर्म हो गया ऐसा, इनके जैसा। लेकिन वह कार्य क्षेत्रों में किस प्रकार से अप्लाई करेगा, तो फिर तो दशमांश कुंडली का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो कार्य क्षेत्र की कुंडली हो गई, तो कुछ इसका भी समावेश। हम लोग जितने आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही अधिक अधिक विषय वस्तुओं को एक जगह करके निष्कर्ष निकालने होते हैं। वही निष्कर्ष निकालने में, आकलन करने में थोड़ी बहुत त्रुटियां यदि हो जाती है, तो फलादेश हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, या प्रतिशत में कमी हो जाती है। तो 100% तो आकलन त्रिकाल से ही कर सकते हैं। हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं, प्रयास ही तो करना है हम सबों को ना। जी।